पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर लूप के बारे में और सोलेनॉइड के बारे में। बेसिकली सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं हम लोग पता कर चुके थे, और सोलेनॉइड भी एक तरीके से क्या होता है हम लोग जान चुके थे। बेसिकली सोलेनॉइड कुछ नहीं है, वो एक बेसिकली बार मैग्नेट के तरह ही बिहेव करता है। जो बार मैग्नेट का फीचर है वही फीचर आपको सोलेनॉइड में देखने को कल मिला था, ठीक है। और कल हमने आपको बताया था, लास्ट में यहाँ पे हमने लिखा था कि सोलेनॉइड का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो कि आप घर पे बना सकते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम होगा आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि टॉपिक का नाम बहुत बड़ा है, आपको एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज के ऊपर बात हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप इसको ब्रेक करके समझोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि अभी आप उसको समझो मत, क्योंकि थोड़ा सा आप पढ़ लो, समझना आपको वो अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप केवल पढ़ लो, अभी टॉपिक क्या कह रहा है उसको भी फिलहाल आप इग्नोर करो, क्योंकि अभी फिलहाल आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद देखो इसमें दो तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा मतलब इसका समझने का यदि समझा जा सकता है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन कैसे लगता है भाई ये तो नहीं पता, इसलिए अभी आप फिलहाल इसको टॉपिक को इग्नोर करो। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ पहले आप इसके ऊपर आओ, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। चलिए सबसे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें है वी नो दैट करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो हम लोग बहुत ही भरपूर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं भाई, देखो सिंपल सा, we know that current flowing through a conductor produces a magnetic field around it। ये तो हम लोग शुरुआत क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने कल आपको एग्जांपल, कल क्या लगभग बहुत क्लास में हमने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये करंट इसे फ्लो करेगा। मान लीजिए कि करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है और इस कंडक्टर के पास करंट है, इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, अब फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, ये नाम आपको याद आ रहा होगा, ये नाम आपको याद आ रहा है एंड्रे मैरी एम्पियर जी का? कुछ लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता? हाँ बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिसिटी में इस इंसान के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा था, ठीक है। चले, और इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो आपका एम्पियर है, इन्हीं के नाम पे रखा गया था, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आगे, तो अब फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। इसमें ना बेसिकली न्यूटन्स के थर्ड लॉ का बात कर रहा है। अब सवाल है कि सर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे आ गया? आया नहीं है, उसी के बारे में वो बात कर रहा है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इससे हमारा करंट पास हो रहा है इधर से इधर। आप सपोज करो बस, ठीक है, इमेजिन करो और अपने माइंड में ना एक पिक्चर बनाओ, पता चलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये कंडक्टर है, करंट इधर से इधर बह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये किसके तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ओके, अब आप क्या करो, अपने हाथ में एक मैग्नेट ले लो। चलो मान लो कि मेरे पास ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट है तो इसके आजू बाजू भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इस मैग्नेट को आप इसके नजदीक लेकर आएंगे ना, तो जितना फोर्स ये मैग्नेट इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाता है। आप इसको दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए हम इसको दोबारा बताना चाहेंगे। ये कंडक्टर आपका है, करंट इधर से इधर पास हो रहा है, और करंट जब भी किसी कंडक्टर से पास करता है तो ये किसके तरह बिहेव करता है, मैग्नेट के तरह। अब चूंकि मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। पहला बात हमारा ये हो गया। अब आगे, अब हमारे हाथ में ये तो कंडक्टर था, लेकिन अब हमारा प्योर मैग्नेट मान लो, एकदम चुंबक है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप इन दोनों को आपस में पास लेकर आओ, दोनों को साथ लेकर आओ, तो ऑब्वियस ही बात है ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाता है। ये हमको किसने बताया, ये हम लोगों को एंड्रे मैरी एम्पियर जी ने बताया। और कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड लॉ में क्या देखा था आपने कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
वही बात इसमें भी कहा है कि जितना आप धक्का उस पर लगाओगे वो भी आपके ऊपर उतना ही धक्का लगाएगा। तो ये यहाँ पे क्या ये बात समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट था ना ये। चलिए अब इसमें आपने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जितना फोर्स ये लगाएगा इस वाले पे उतना ही ये भी लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन किसी एक में मूवमेंट तो जरूर आएगा ना, यानी कि जो ज्यादा फोर्स लगा दिया, ज्यादा नहीं लगा के लगाएगा तो दोनों बराबर, लेकिन जिसका मास कम रहेगा यानी कि जो छोटा रहेगा वो जल्दी खिसक जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं, चलो आपको थोड़ा सा ना कुछ रिकॉल कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि उधर से ट्रक आ रहा है और इधर से हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर से धक्का लगा रहे हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो ये जरूर कहता है कि आप जितना धक्का उस पे लगा रहे हैं ट्रक पे, ट्रक भी आपके ऊपर उतना ही धक्का लगा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम क्यों पीछे हट जा रहे हैं, ट्रक को क्यों नहीं हम धकेल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर और मायने रखता है, वो है हमारा मास का। ट्रक के कंपैरिजन में मेरा मास कुछ है क्या? कुछ नहीं है। एक बार रौंद देगा पूरी तरीके से हम सपाचट हो जाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं ट्रक पे, ट्रक आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपका मास कम होने की वजह से वो आपको धक्का मार दे रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि एक कंडक्टर आपका ये है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एक चुंबक है, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों को आपस में आप पास लेकर आओगे ना, तो दोनों दूसरे के ऊपर फोर्स तो बराबर ही लगाएगा, लेकिन जिसका मास यहाँ पे कम होगा वो खिसक जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका मास कम है तो ये खिसक जाएगा, उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये डिस्प्लेस होने का मतलब क्या होगा, इसमें एक मोशन आ गया ना। अब उसी के बारे में आप समझेंगे, और बेसिकली हम लोग अब बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड के रूल के बारे में। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड क्या है। अब बहुत आराम से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम लोग बेसिकली फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करने वाले। याद कीजिए आपने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, तो आपने राइट हैंड इस्तेमाल किया था। अब लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे। चलो देखा जाए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है। पहले होता क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये देख लो पहले। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द मोशन और द फोर्स। देखो मोशन बोले, याद रखिएगा इसको, मोशन बोले या फिर फोर्स बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब बताइए, इसको बताने से पहले आप ये बताइए कि राइट हैंड थंब रूल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंडक्टर का मोशन या फिर फोर्स को पता करने के लिए। जैसे अब यहां पे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा ये कंडक्टर है जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा प्योर मैग्नेट है, तो इसके तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएगा। लेकिन जिसका मास कम होगा वो खिसक जाएगा। खिसक गया इसका मतलब इसके पास क्या आया बताओ? मोशन आ गया ना। अच्छा, मोशन आने का मतलब क्या है? इसके ऊपर फोर्स लगा होगा तभी तो मोशन आया। जैसे मान लीजिए हम यहां पे ना चुपचाप ऐसे खड़े हैं, लेकिन हम मोशन में कब आएंगे? जब कोई पीछे से धक्का मार देगा। धक्का मार रहा है मतलब कि मेरे बॉडी के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, और जैसे ही पीछे से कोई धक्का मारेगा मेरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, वैसे हम मोशन में आ जाएंगे। तो मोशन बोले या फोर्स बोले, दोनों का मतलब यहाँ पे आपको सेम समझना है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसमें यही देखने वाले हैं कि किसी कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि यदि किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो किधर मूव करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कंडक्टर है, यदि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो किधर की ओर मूव करेगा? इधर, इधर, ऊपर, नीचे, किधर। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्या इस्तेमाल करने के लिए करते हैं? कंडक्टर के मोशन या फिर फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे ना, बहुत आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला यही आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का डेफिनेशन इतना बड़ा, यदि आ जाए एग्जाम में तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपस में बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम साथ में होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, अपना लेफ्ट हैंड लो, बनाइए मेरे साथ, बनाइएगा आप लोग सबको, ठीक है, आप लोग भी और आप लोग भी।
लेफ्ट हैंड ऐसे करो, इसमें आपका 3 उंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको ऐसे करो। अच्छा, कई लोगों का ना ये बिल्कुल ऐसे रहता है, सीधा नहीं होता। जैसे मेरा हमेशा सीधा करने के लिए कोई कहेगा ना मेरा तो ऐसा होता है, लेकिन हाँ हो जाता है, कोशिश करने के बाद ऐसे हो जाता है। पहला ये हो गया, दूसरा ये वाला बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये वाला खोलो कुछ इस तरीके से, ध्यान रहे कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ना बिल्कुल इस तरीके से करो, ऐसे देख लो, ये बिल्कुल सीधा, ये इधर बिल्कुल सीधा और ये इधर बिल्कुल सीधा, हो गया। चलो इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है अपना लेफ्ट हैंड, 3 फिंगर, ये और ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थंब मतलब समझ में आता है आपको, ये अंगूठा बोल रहा है। 4 फिंगर मतलब ये वाला और मिडिल फिंगर ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन तीनों कैसा होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। जैसे आप ध्यान से देखो, केवल इन दोनों के पहले देखो बारे में, इन दोनों के बारे में बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के बारे में देखो तो जरा, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे, द 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आपका जो 4 फिंगर है, बहुत ध्यान से समझिए, द 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर कौन सा था आपका, ये वाला, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब आप पेन उठाओ अपना, जल्दी पेन उठाओ और यहां पे लिखो मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा लिख लेना, ठीक है। MF लिख लो शॉर्ट के लिए, जिसका मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड। हम भी लिख ले रहे हैं, आप भी लिख लो। इससे क्या होगा, आप भूलोगे नहीं। अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, मतलब अभी आपका क्लास चल रहा है, तो आप लिख के काम चला सकते हैं। अब एग्जाम हॉल में लिख के मत चल जाना, नहीं तो आपको बाहर कर देगा फिर। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा बाहर कर देता वो लोग, और टीचर खरूस मिल गया तो पूरा एग्जाम रद्द कर देगा, ठीक है। लिख लो, हो गया। चलिए, हालांकि आपको याद हो जाएगा, प्लस अभी समझाने के लिए आपको हम लिखवा रहे हैं। तो ये आपका क्या डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो आपका मिडिल फिंगर है, ये करंट को शो करेगा, तो यहां पे C लिख लो, C फॉर करंट, ओके। हालांकि हमको तो पता है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने के लिए अपने उंगली में भी लिख रहे हैं, ठीक है। आगे, एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स। यहां पे दोनों वर्ड लिखा हुआ, आपको कोई एक समझ लो, फोर्स समझ लो या फिर मोशन समझ लो। चलो आप मोशन ही समझ लो, तो मोशन यहां पे लिख लो M, थंब में लिख लो M, मोशन, हो गया। तो इस वाले में लिख लो आप, अंगूठे में M लिख लो, 4 फिंगर में MF लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें लिख लो C यानी कि करंट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यदि आप अपने लेफ्ट हैंड के इन तीनों उंगली को ऐसे कुछ कर देते हो, तो यही आपका कहलाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन अभी आपने केवल सीखा है इसको करना, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम लोग, अब ये हमारा मेन चीज है। तो क्या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। पहला बात आपने इसमें ये सीखा आपने कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, कंडक्टर के मोशन या फिर फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए, ठीक है। वही पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था। और इसमें आपने देखा कि किस तरीके से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड आपको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल मतलब कैसे इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इस तरीके से करो कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मतलब कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए, और एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देखो बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट कहा जा रहा है इसमें, इफ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज आल्सो रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ, चलो इसको ना थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। ऐसे करो अपना उंगली, एकदम लेफ्ट हैंड लगाओ जरा, कि आपने ऐसा, इसमें किसका पहले बात हुआ है, करंट का बात हुआ है। तो करंट आपका कौन सा था, ये वाला आपका करंट है। चलो अभी फिलहाल हमारा ये ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये अभी फिलहाल किधर है, ऊपर की ओर है, और इधर आप करंट है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि करंट आपका इधर है, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है,
तो मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब आप क्या करो, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो। मान लो कि अब इधर से आ रहा था, अब इधर से आएगा, तो मोशन किधर दिखेगा आपको, नीचे दिखेगा। तो क्या पहला पॉइंट क्लियर? तो पहले पॉइंट में क्या कहा है कि यदि आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हो तो मोशन का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हमारा करंट ऐसे था, करंट हमारा ये वाला है, अब हमने इसको ऐसे कर दिया, यानी कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया हमने, तो क्या मोशन का भी डायरेक्शन चेंज हुआ? बिल्कुल हो गया। तो क्या पहला पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी ऐसा था हमारा, ऐसा, तो मोशन ऊपर था, ऐसा हमने कर दिया, करंट अब इधर हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेम रहेगा, अभी ये हमारा नीचे हो गया। तो यही कह रहा है पहले वाले में कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट flowing through the conductor is reversed, the direction of force experienced by the conductor is also reversed। तो ये जो आपका कंडक्टर था जिसमें मोशन आएगा उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अगला पॉइंट देखो क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड then also the direction of force acting on the current carrying conductor it gets reversed। यहां पे आपने क्या चेंज किया था, करंट का डायरेक्शन को चेंज किया था। अब आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज करके देखो, क्या तब भी मोशन अलग होगा कि नहीं होगा? देखते हैं, मोशन चेंज होगा कि नहीं वो देखते हैं। चलो अभी फिलहाल आप ऐसे करो, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट इधर है, ये आपका ऊपर है। अब इसके डायरेक्शन को आप चेंज करो, मान लेते हैं कि ये अभी हमारा इधर है, अब इसके डायरेक्शन को हम ऐसे कर देते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब हमारा इधर है, पहले ऐसे था इधर, अब ऐसे हो गया। तो क्या मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करो या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करो, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, मोशन चेंज होता रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए मान लेते हैं हमारा पहले ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया, हो सकता है ना। अब आप थोड़ा सा क्या करो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये नीचे भी हो जाएगा हमारा। तो ये बेसिकली ये दो पॉइंट आपको क्या समझा रहा है, ये दो पॉइंट आपको ये समझा रहा है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में यदि आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हो या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करते हो तो मोशन जो होगा कंडक्टर में वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अच्छा क्यों नहीं चेंज होगा जरा बताओ? क्योंकि तीनों फिंगर तो आपस में जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए यदि कोई एक चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स on the conductor depends upon the direction of current and the direction of the magnetic field। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कंडक्टर का जो मोशन है कि वो किधर मूव करेगा वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अभी आपने देखा कि करंट का डायरेक्शन हमारा यदि ऐसे था तो मोशन ऊपर था, करंट का डायरेक्शन हमने उधर कर दिया था तो मोशन नीचे हो गया। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इधर था, डायरेक्शन इधर इधर इसका है तो ये ऊपर था, हमने इसको नीचे कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को तो ये हमारा उधर चला गया। तो बताओ कंडक्टर का जो मोशन है, कंडक्टर का जो मोशन है वो किन दो बातों पे डिपेंड करेगा? करंट, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वही बात इसमें लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब कई बार ना ये भी सवाल पूछा जाता है कि कंडक्टर में मोशन, यानी कि कंडक्टर में मोशन सबसे ज्यादा कब देखने को मिलेगा? तब देखने को मिलेगा जब ये दोनों का दोनों आपस में क्या हो, राइट एंगल पे हो, यानी कि दोनों दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये सीधा सा कह रहा है ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब जाकर इसमें मोशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और तीनों परपेंडिकुलर होना ही चाहिए तभी आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को लगा पाएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। जरा सा भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कैसे भी नहीं, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर, एकदम बिल्कुल सीधा। क्या इन चारों पॉइंट में कोई दिक्कत है? यदि आपसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के बारे में केवल पूछे तो आपको केवल ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि पूछे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रिजल्ट क्या है या फिर वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है तो फिर आपको ये 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह याद रखिएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं
कंडक्टर के मोशन को पता करने के लिए कि कंडक्टर किधर मूव करेगा, करंट का डायरेक्शन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, तो करंट मतलब कंडक्टर हमारा किधर मूव करेगा, इसीलिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बात समझ में आ गई है ना। तो यदि कोई चलते फिरते आपसे कोई पूछ दे कि बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को कंडक्टर में जो मोशन प्रोड्यूस होगा यानी कि वो किधर मुड़ेगा उसका डायरेक्शन को पता कर सके, इसीलिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 बातें आपको जो याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि यदि आप करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मोशन का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो मोशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कंडक्टर का जो मोशन है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड यही दोनों पे डिपेंड करता है। और बताओ कंडक्टर में मोशन सबसे मैक्सिमम कब होगा, ज्यादा कब होगा, उसमें मोशन देखने को मिलेगा कब? बिल्कुल, जब दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों आपस में राइट एंगल पे हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा आपको बता देते हैं, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड, ये हो गया आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये मोशन है या फिर आप फोर्स भी कह सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका करंट। बस हो गया, यही था हमारा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना है तो ले लीजिए एक बार जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोगों का इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, डोमेस्टिक सर्किट, है ना, डोमेस्टिक सर्किट बच रहा है, उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे ही कर लेंगे क्योंकि उसमें केवल थ्योरी है जो कि आपको आराम से स्क्रीन पे भी समझ में आ जाएगा। उसमें बेसिकली हम लोगों को अर्थ वायर के बारे में बात करना है, फ्यूज के बारे में बात करना है, फिर से ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इन सब के बारे में बात करना है। तो हम लोग अपने स्क्रीन पे कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, हम लोग मिलेंगे अपने स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों का इस चैप्टर का है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने बोर्ड पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये हम लोगों ने समझा, और उसका रिजल्ट क्या होता है, किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो सर्किट के बारे में जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारे घरों में जो पूरा वायरिंग किया रहता है, पूरा इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में ही हम लोगों को यहाँ पे बात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है कि मेंस क्या होता है। देखा जाए इसमें कहा जा रहा है कि द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन अ हाउस इज थ्रू अ मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विच इज जनरली कॉल्ड मेंस। देखो हम हम सभी के घर में जो बिजली आता है ना वो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, यानी कि हेड क्वार्टर होता है, वहीं से आपके घरों में बिजली पहुंचाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइन कट गया तो लाइन कहाँ से काटा जाता है, वही मेन पावर सप्लाई से ही काटा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेंस। बात समझ में आ रही है? तो जैसे आपके पूरे पटना में जो बिजली आ रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह जरूर रहा होगा जहाँ पे पूरे बिजली का कारोबार होता होगा, कारोबार मतलब बहुत बड़ा बोर्ड लगा होगा, वहीं से बिजली काटा जाता होगा या फिर वहीं से बिजली हम लोगों को दिया जाता होगा। तो बेसिकली हमारे घरों में जहाँ से बिजली आ रहा है वो एक बोर्ड है, मतलब बहुत बड़ा वहाँ पे सिस्टम लगा रहता है, वहीं से हमारे घरों में बिजली आता है और उसी जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, मेंस कह देते हैं। ठीक है, आगे तो सिंपल से याद रखिएगा, मेंस का मतलब है कि जिस जगह से आपके घर में बिजली आता है, मतलब जहाँ से आपके घर में बिजली आता है उसी को हम लोग कहते हैं मेंस। आगे हालांकि टॉपिक तो थोड़ा सा बहुत मिला जुला इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। तो अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे टू वायर्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, यानी कि हमारे घर में जो बिजली आता है उसमें ना आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर हम लोग 2 वायर का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बिजली आता है उसमें हम लोग 2 वायर बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब वो 2 वायर कैसा होता है जरा इसके बारे में देख लो। द इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड इन आवर होम्स थ्रू 2 वायर्स विच आर लाइव वायर जिसको हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं और न्यूट्रल वायर जिसको हम लोग नेगेटिव भी कहते हैं। तो हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई होता है वो बेसिकली 2 वायर के थ्रू होता है, यानी कि 2 तार उसमें लगे रहते हैं, और वो पहला तार है हमारा है लाइव वायर जिसको हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, और एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर जिसको हम लोग नेगेटिव भी कहते हैं। अब इन दोनों का आपने कलर भी देखा होगा, है ना। अब वो कलर कैसा होता है जरा देख लो। लाइव वायर हैज रेड इंसुलेशन कवर। एक आपने लाल तार देखा होगा, है ना। लाल तार जो होता है ना बेसिकली वो आपका लाइव वायर है। तो लाइव वायर मतलब लाल तार, ठीक है। और उसके ऊपर बिल्कुल लाल कलर का एक
पूरा कवर किया रहता है, उसको फिर हम लोग छीलते हैं, फिर उसको बिजली में कनेक्ट करते हैं तो पूरा लाइट आ जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि हमारे घरों में दो तार बेसिकली होते हैं। पहला है लाइव वायर जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रल वायर जिसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। और जो आपका लाइव वायर है वो बेसिकली रेड कलर का होता है। ठीक है, आगे न्यूट्रल वायर हैज़ ब्लैक इंसुलेशन कवर। और जो आपका न्यूट्रल वायर है जिसको हम लोग नेगेटिव भी कहते हैं वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। आपने देखा होगा अक्सर अक्सर हमारे घरों में जो बिजली आता है ना, या फिर जो हम लोग पंखा कूलर ये सब चलाते हैं उसमें दो वायर जरूर होता है, एक लाल वाला और एक काला वाला। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। यदि आपको याद आ रहा हो मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, तो हमने आपको एक बार बताया था कि हर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस आपको 220 वोल्ट ही क्यों दिखता है। हमने यहाँ पे आपको एक बात बताया था, चलो कोई बात नहीं, यदि आप भूल गए हैं तो आपको ना दोबारा हम याद दिलाते हैं। हमारे इंडिया में ना हर घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में वोल्टेज, वो कितना पहुँचाया जाता है? 220 वोल्ट। अब हर कंट्री का ना ये क्षमता अलग अलग होता है। जैसे चाइना में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, इंडिया में 220 वोल्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा। तो हर कंट्री का अपना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज हर घरों तक पहुंचाने का अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में 220 वोल्ट है। अब इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, हमको याद आ रहा है कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कई आदमी क्या करते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं अमेरिका में और उसको चलाने के लिए लेके आ जाते हैं इंडिया में, और फिर शिकायत करते हैं वो कि हमारा फ़ोन अच्छी तरीके से इंडिया में चल नहीं रहा। अरे भाई कैसे चलेगा? आपका जो फ़ोन तैयार हुआ है वो कहाँ पे तैयार हुआ? अमेरिका में तैयार हुआ। तो किसके अकॉर्डिंग किया गया होगा? वहाँ के वोल्टेज को देखते हुए तैयार किया होगा, कि वहाँ के वोल्टेज को सेट किया गया होगा आपके चार्जर में कि हाँ इतना ये उठा सकता है, इतना लोड ये वोल्टेज का ले सकता है। अब वही सेम चार्जर आप इंडिया में इस्तेमाल करोगे तो कैसे अच्छी तरीके से काम करेगा? आपका चार्ज तो हो जाएगा फ़ोन, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, या फिर हो सकता है कई बार तो वो जल भी जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका चार्जर, आपका फ़ोन जहाँ पे बना वहाँ का वोल्टेज कुछ और था, वहाँ पे उस तरीके से डिज़ाइन किया गया। अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया का वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो क्या अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा? इसीलिए कभी भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करो तो खास करके वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि वहाँ पे जो आप खरीद रहे हैं वो तैयार किया गया है वहाँ के इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को देखते हुए। अब आप इंडिया लेकर आओगे तो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, फिर आप कंपनी को शिकायत करोगे। तो कहीं भी आप ये चीज़ अवॉइड करना, कभी भी आप फॉरेन कंट्री जाओ तो वहाँ पे आप कुछ भी खरीद लो, कपड़ा ये सब चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि वहाँ का चीज़ें वहाँ के इलेक्ट्रिकल मतलब वहाँ का पूरा वोल्टेज देख के तैयार किया जाता है। और आप वही चीज़ इंडिया में ला के चाहोगे कि अच्छी तरीके से काम करे तो वो नहीं हो सकता, थोड़ा आपको इसमें तो गलती दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो पहला हमारा इसमें था कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, यानी कि जो हमारे घरों में बिजली आता है वो दो वायर होता है बेसिकली, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, जिसको हम लोग लाइव को पॉजिटिव कहते हैं और न्यूट्रल को हम लोग नेगेटिव कहते हैं। लाइव वायर हमारा लाल कलर का होता है और न्यूट्रल वायर हमारा ब्लैक कलर का होता है। और हमारे इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है हर घर में वो लगभग 220 वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनेंगे उसको किस वोल्टेज पे बनाया जाएगा? 220 पे बनाया जाएगा। इसीलिए आप कभी ना किसी भी प्रकार के आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को उठा के देखना, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज 220 रहेगा। कम तो चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना देखने को मिलेगा आपको? 220, उससे ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि इंडिया में यही कैपेसिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टू सेपरेट सर्किट्स इन अ हाउस। अब हमारे घरों में ना सर्किट भी दो होता है। अब वायर तो दो होता ही है, एक काला और एक लाल। हमारे घरों में सर्किट भी दो है। अब वो दो सर्किट किस चीज़ के लिए है, जरा इसके बारे में भी देख लिया जाए। दो सर्किट मतलब दो पूरा अरेंजमेंट, वायरिंग का दो अरेंजमेंट किया जाता है। जनरली टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड इन अ हाउस फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली सप्लाई करने के लिए हमारे घरों में दो सर्किट लगाए जाते हैं जनरली। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने नया घर बनाया और आपने नया घर बना लिया, आप क्या बोल रहे हैं कि नए घर में हमको वायरिंग करना है। तो जो मैकेनिक आएगा आपके घर में वायरिंग करने के लिए, उसको आइडिया रहता है कि इस घर में हार्ड चीज़ें भी चलने वाले हैं और बहुत सॉफ्ट चीज़ें भी चलने वाले हैं। हार्ड चीज़ का मतलब हो गया हीटर, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब हार्ड चीज़ें। हार्ड चीज़ों का मतलब हो गया जिसमें करंट ज़्यादा उठता है। लेकिन जैसे आपका CFL हो गया, बल्ब हो गया,
ये सब में करंट उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो वो आपका सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार का सर्किट हमेशा घरों में लगाया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वन सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग विच इज यूज्ड फॉर अप्लायंसेस विथ लोअर पावर रेटिंग्स सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब्स, CFLs, फैंस एक्सेट्रा। तो पहला जो सर्किट है वो 5 एम्पियर करंट का होता है, और 5 एम्पियर करंट ज़्यादा नहीं होता, लगभग ठीक ठाक होता है, जिससे आपका छोटा मोटा चीज़ चल जाएगा। जैसे आपका बल्ब जल जाएगा, ट्यूब हो गया, CFL हो गया, फैन हो गया, ये सब चल जाएगा, क्योंकि इसको करंट की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये ठीक ठाक करंट में भी चल जाता है। द अदर सर्किट इज ऑफ 15 एम्पियर करंट, लेकिन जो दूसरा सर्किट होगा उसमें करंट कितना का जाएगा, 15 एम्पियर का जाता है। रेटिंग विच इज यूज फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग सच एज आपका गीजर हो गया, एयर कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इन सभी में करंट का जरूरत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए इसका सर्किट भी अलग होता है। अब देखो, आपका जो छोटा वाला सर्किट था जिसमें कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा था, आप चाहेंगे कि उसमें प्लग जोड़ के इलेक्ट्रिक हीटर जला ले, तो वो नहीं हो सकता, वो आपका जलेगा ही नहीं। यदि जलेगा भी तो उसमें वोल्टेज बहुत कम दिखेगा आपको। इसीलिए लगभग हर घर में जो सर्किट होता है वो 2 सर्किट होता है, एक छोटे मोटे चीज़ों के लिए जिसमें कि आप छोटा मोटा चीज़ जला लो, जैसे बल्ब, पंखा, CFL, ट्यूब, ये सब, और एक बड़े चीज़ों के लिए जैसे आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कूलर हो गया, AC हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। तो बताइए हमारे घरों में भी सर्किट कितना, 2 सर्किट। ठीक है, एक 5 एम्पियर करंट वाला और एक 15 एम्पियर करंट वाला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या यही सर्किट हमारे फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होता होगा क्या? नहीं, या उसमें तो ज़्यादा होगा, क्योंकि फैक्ट्री में बड़े बड़े हैवी मशीन चलते हैं, तो वहाँ का अलग मामला है, लेकिन अक्सर घरों में इन्हीं 2 प्रकार का आपको सर्किट देखने को मिलेगा। अब अर्थ वायर क्या होता है, जरा इसके बारे में देखा जाए। अर्थ वायर में ना आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, अर्थिंग, है ना। अब ये अर्थिंग क्या होता है जरा देखा जाए, इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। अर्थ वायर हैज ग्रीन इंसुलेशन कवर। अब अर्थ वायर जो होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, जनरली ग्रीन कलर ऐसा होता है इसका। ठीक है, आगे, अर्थ वायर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर। अर्थ वायर को हम लोग बेसिकली एक सेफ्टी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल अभी भी होगा आपके मन में कि सवाल सर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये अर्थ वायर कैसे काम करता है, सब बताएंगे धीरे धीरे, इसमें सब आएगा आगे। तो इसको हम लोग बेसिकली सेफ्टी मेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हमको अचानक कोई बिजली का झटका ना लग जाए, ऐसा कुछ, इसीलिए हम लोग अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। It is especially useful for those appliances which have a metallic body like toaster, table fan, refrigerator, etc. अर्थिंग वायर का मतलब अर्थ वायर का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर वैसे चीज़ों के लिए करते हैं जो कि मेटल के बने हुए होते हैं, जैसे टोस्टर हो गया आपका, टेबल फैन हो गया, फ्रिज हो गया, उसी प्रकार से आप हीटर भी बोल सकते हैं, वो भी आपका क्या होगा, एक तरीके से मेटल का बॉडी होता है पूरा। तो जो मेटल के बॉडी होते हैं बेसिकली, जो मेटल से बने होते हैं, उनमें हम लोग अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अर्थ वायर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर या फिर घर के पीछे वाले हिस्से में बहुत बड़ा गड्ढा एक खोदते हैं, और उस गड्ढे में ना हम लोग एक मेटल प्लेट डालते हैं, मतलब कि एक प्लेट जो कि मेटल का होता है, और उस प्लेट से हम लोग क्या एक जोड़ देते हैं, वायर जोड़ देते हैं, और वो होता कहाँ पे, ज़मीन के नीचे होता है। और फिर इतना करने के बाद उस गड्ढे को हम लोग ढक देते हैं, तो ज़मीन के नीचे क्या चला गया आपका, मेटल प्लेट, और मेटल प्लेट में क्या जुड़ा हुआ आपका, वो अर्थ वायर जुड़ा हुआ है। अब वो जो अर्थ वायर है उसको आप पूरे घर में उन चीज़ों से जोड़ देते हैं जो कि आपके मेटल के बने होते हैं। जैसे आपने जो अर्थ वायर ज़मीन में नीचे दफन किया, उस अर्थ वायर को आप किससे जोड़ दोगे, जिसका कि मेटल का बॉडी बना होगा। जैसे आप टोस्टर से जोड़ दोगे उस अर्थ वायर को, टेबल फैन से जोड़ दोगे उस अर्थ वायर को, फ्रिज से जोड़ दोगे। अब इससे होता क्या, इसका ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रिज में ना कहीं पर करंट आपको आ रहा है, तो वो करंट का झटका गलती से भी आपने छू लिया मान लीजिए फ्रिज को, तो झटका आपको बहुत ही कम लगता है, क्योंकि ज़्यादा करंट तो किसने खींच लिया बताओ, अर्थ वायर ने खींच लिया, और वो खींच के कहाँ दे दिया, ज़मीन के नीचे दे दिया, यानी कि ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या आपको ज़्यादा शॉक लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो याद रखिएगा अर्थ वायर कैसे काम करता है। अर्थ वायर को सिंपली हम लोग घर के आगे या फिर घर के पीछे वाले हिस्से में एक ज़मीन खोद के उसके नीचे एक मेटल का प्लेट डालते हैं, और उसके साथ हम लोग अर्थ वायर को जोड़ देते हैं, फिर उस गड्ढे को ढक देते हैं, और उस अर्थ वायर को हम लोग पूरे घर में उन चीज़ों से जोड़ देते हैं जो कि बेसिकली मेटल के बने होते हैं। जैसे आपका फ्रिज,
टेबल फैन, टोस्टर, ये सब। अब मान लीजिए कि इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यदि कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको बिजली ऐसा लग रहा है कि हाँ बिजली आ सकता है, और मान लीजिए कहीं पे बिजली आ भी रहा है, गलती से आपने छू लिया, तो आपको उतना शॉक नहीं लगता, क्योंकि अधिकतर करंट तो आपका किसने खींच लिया, अर्थ वायर ने खींच लिया, और वो ट्रांसफर हो गया धरती में, तो इसीलिए आपको शॉक नहीं लगता। तो अगला पॉइंट वही यहाँ पे लिखा गया है कि दी मेटालिक बॉडी, यानी कि बेसिकली अप्लायंस का बात कर रहा है, इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। तो जब आप उस अर्थ वायर को अप्लायंस से जोड़ देते हैं और गलती से यदि उसमें करंट आ रहा है उस अप्लायंस में, तो उसका आपको झटका ज़्यादा नहीं लगता, और पूरा का पूरा वो शॉक धरती को ट्रांसफर हो जाता है, अर्थ को ट्रांसफर हो जाता है। वही बात होता है इसमें आगे। दस इट इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी of the appliance keeps it potential to that of the earth and the user may not get a severe electric shock। तो यदि किसी प्रकार का लीकेज रहता है उस मेटल बॉडी में, तो उस लीकेज से क्या होगा भाई, आपको करंट लग सकता है, लेकिन उस करंट का झटका आपको ज़्यादा महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसका सारा क्षमता कहाँ चल जाता है, यानी कि सारा इलेक्ट्रिसिटी जमीन को ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा भयंकर शॉक नहीं लगता है। और ये अर्थ वायर का सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे ना आदमी का जान भी बच जाता है, क्योंकि कई बार जो जिनको उतना समझ नहीं होता है वो गलती से यदि छू लेते हैं तो बहुत भयंकर इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। तो अर्थ वायर बहुत अच्छा काम करता है। आगे अब आपका है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हालांकि फ्यूज के बारे में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था। फ्यूज बेसिकली क्या करता है, हमारे घर में ना एक ऐसा जरूर बोर्ड होता है जहाँ से पूरे हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा होता है, यानी कि हमारा मेन स्विच वहीं पर होता है। तो वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, अपने मेन स्विच में एक फ्यूज लगा देते हैं। और फ्यूज बेसिकली करता ये है कि यदि हमारे पूरे घर का अचानक करंट बढ़ जाएगा तो वो फ्यूज अपने आप को जला लेता है, और जलाने से क्या हो जाता है, सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है। अब आप खुद सोचो कि आपका सर्किट जब ब्रेक हो गया तो क्या आपके घर के सारे कंपोनेंट जलेंगे या फिर बचे रहेंगे? बचे रहेंगे, बचे रहेंगे, क्योंकि सर्किट तो ब्रेक हो गया, बच जाएंगे वो। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम ही ये होता है कि बेसिकली आपके घर में जो कभी कभी हाई वोल्टेज बढ़ जाता है या फिर बहुत इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाता है, तो यदि आप इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका टीवी ब्लास्ट कर जाए, फ्रिज आपका बर्बाद हो जाए, आपका इलेक्ट्रिक हीटर पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेन सर्किट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में पास ही नहीं हो पाता, इसलिए आपका घर के सारे कंपोनेंट बचे के बचे रह जाते हैं, और आप मुश्किल से ये फ्यूज 20 से 25 रुपये का मार्केट में आता है। इसीलिए आज से आप अपने घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि 20-30 रुपये का सामान आपके लाखों का संपत्ति बचा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और मार्केट में आप जाओ, सिंपली बोलना कि हमको इलेक्ट्रिक फ्यूज चाहिए, और वो बोलेगा कितने एम्पियर का, तो आप बोलना कि नॉर्मली घर में जितना लगता है आप उतना दे दो, वो दे देता है मार्केट वाला, ठीक है। चलिए खैर इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हालांकि इसके बारे में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बहुत पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स, यानी कि हमारे घरों में जितने भी सर्किट हैं उनका ये बहुत एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे और गलती से कभी करंट बढ़ गया गलती से, तो पूरे आपके घर के डैमेज कर दो, मतलब घर के अप्लायंस को पूरा डैमेज कर देगा। और कई बार तो इसका नतीजा ये भी होता है कि घरों में आग भी लग जाता है। कई बार आप सुनते होंगे कि बिना मतलब का घर में आग लग गया, कोई कारण नहीं था, तो यही कारण होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज ना लगाने का। वोल्टेज अचानक बढ़ता है, अचानक ब्लास्ट हो जाता है हर चीज़ आपका, और धीरे धीरे वायर में आग लगने की वजह से पूरे घर में आग फैल जाता है। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक फ्यूज इस्तेमाल करेंगे अपने मेन सप्लाई में ही, यानी कि मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड में ही अपने घर में, तो वहीं पे आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपके पूरे घर का सामान बचा रह जाएगा। आगे, अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। मतलब कि ओवरलोडिंग का सिंपल सा मतलब है, हम लोग बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का सिंपल सा मतलब होता है कभी करंट का अचानक बढ़ जाना, कभी करंट का अचानक घट जाना। जब ऐसा होता है तो आपका पूरा का पूरा घर का पूरा कंपोनेंट बर्बाद हो सकता है, लेकिन उस बर्बादी को एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाने से बचाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। अब इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ ओवरलोडिंग, है ना। अब ओवरलोडिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली जान लेते हैं कि आखिर ओवरलोडिंग होता क्या है, और ओवरलोडिंग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ओवरलोडिंग का मतलब है क्या, समझो। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। अच्छा चलो इसका ना एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल। जब बरसात के समय में खास करके जब आंधी तूफान ज़्यादा आता है और बिजली कटा हुआ नहीं रहता है,
तो आपने अक्सर देखा होगा कि दो वायर आपस में जब सट जाता है ना तो बहुत जोर से ब्लास्ट करता है या फिर चिरचिराहट का आवाज़ हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ओवरलोडिंग। या फिर आप ओवरलोडिंग का मतलब ये भी समझो कि अचानक घर में कभी कभी वोल्टेज घट जाता है, कभी अचानक बढ़ जाता है, वही हमारा ओवरलोडिंग कहलाता है। ये क्यों होता है? पहला तो हो सकता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में सट गया, पहला ये हो सकता है इसका कारण होने का। दूसरा कारण ओवरलोडिंग कब हो सकता है? ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन दी सप्लाई वोल्टेज। एक्सीडेंटल हाइक का मतलब है कि वोल्टेज का कभी अचानक बढ़ जाना, कभी अचानक घट जाना, इस वजह से भी आपका शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। आप देखते हैं ना, हमारे घर में क्या बोलते हैं, हमारे मम्मी लोग खास करके क्या बोलती है कि वोल्टेज अचानक घट गया तो बोलती है कि जितना भी टीवी वीवी हो सब बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है कि अचानक वोल्टेज आया ब्लास्ट कर जाए, है ना। हमारे मम्मी लोग ऐसा बोलती हैं, तो उनका कहना भी सही है और कई बार ऐसा हो भी जाता है। लेकिन हाँ, यदि आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रखा है तो आपको सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब चीज़ सेफ रहेगा, ठीक है। तो ओवरलोडिंग और कब होता है? एक्सीडेंटल हाइक इन दी सप्लाई वोल्टेज, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वोल्टेज कभी कभार अचानक भी घट जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा होने से भी ओवरलोडिंग हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आगे, समटाइम्स ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ना, अब तो हालांकि वो सिस्टम धीरे धीरे घट रहा है, पहले बिजली चोरी बहुत होता था, लेकिन नंगा वायर रहता था और उसमें लोग खुदन फंसा लेते थे अपने घर में, फिर बिजली फ्री इस्तेमाल करते थे। अब आपने देखा होगा खास करके कि पहले जो खुदन फंसाने का सिस्टम था, बिजली चोरी बहुत होता था पहले, एक ही वायर में 10-15 खुदन लगा हुआ है, मतलब कि एक सिंगल वायर में आपने कितने सारे तार को जोड़ दिया। उससे क्या होता था, अचानक सर्किट होता, मतलब शॉर्ट सर्किट होता था, कभी घट गया वोल्टेज, कभी बढ़ गया, और उसमें ना तार बहुत हिलता था क्योंकि हर आदमी लकड़ी से लगाता था, तो बहुत इसमें समस्या था। तो बहुत ज़्यादा अप्लायंस, यानी कि बहुत ज़्यादा अप्लायंस का मैंने मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारा तार एक ही वायर में जोड़ देने की वजह से भी आपका शॉर्ट सर्किट यानी कि ओवरलोडिंग हो जाता था, ठीक है। तो ये तरीका बताया जा रहा है आपको कि किस तरीके से ओवरलोडिंग होता है। आगे, इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेज, और जब ओवरलोडिंग होता है तो अचानक करंट आपका बढ़ जाता है ना। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग बोलो या फिर शॉर्ट सर्किटिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, और इसका सिंपल सा मतलब है कि वोल्टेज कभी घट जाना और कभी बढ़ जाना या फिर करंट का कभी घट जाना, करंट का कभी बढ़ जाना। तो ये हमारा ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। अब कैसे कैसे हो सकता है ये ओवरलोडिंग, ये आपने देख लिया यहाँ पे। आगे, द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज prevents the electric circuit and the appliances from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current। लेकिन आपने यदि अपने घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रखा है मेन सप्लाई में, तो ओवरलोडिंग हो, शॉर्ट सर्किटिंग हो, कुछ भी हो, करंट घटे बढ़े, वोल्टेज घटे बढ़े, कुछ भी हो, आपका पूरा का पूरा अप्लायंस और घर का पूरा सर्किट सुरक्षित रहेगा। हाँ, मात्र एक चीज़ से, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-15 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, घर में नहीं लगा हुआ है तो आप लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका लाखों का सामान बर्बाद हो सकता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारे चैप्टर भी कंप्लीट खत्म होता है। हाँ, और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हाँ, एक बात और, ऑनलाइन बोल बच्चे, कहीं पर आप लोगों को कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।